हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। तो आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज पहली बार ऐसा होने वाला है कि मैं एक RTX गेमिंग पीसी चेक करने वाला हूँ एंड पहली बार ऐसा भी होने वाला है कि मैं एक प्री बिल्ड पीसी चेक करने वाला हूँ। ये जो पीसी है ये भेजा हुआ SMC इंटरनेशनल, जो एक कस्टम पीसी बिल्डर है एंड दे ऑल्सो सेल पार्ट्स वगैरह। तो उन्होंने बेसिकली मुझको मैसेज किया, उन्होंने कहा कि हम लोग एक नई RTX सीरीज वगैरह लॉन्च करें जिसका नाम है फ्रेया एंड हम चाहते हैं कि आप इसको टेस्ट करो, आप बताओ अपने ऑडियंस को क्या है क्या नहीं है। एंड हमने इसको चेक भी किया और कुछ कंप्लेंट्स है, कुछ तारीफें भी करनी है, तो काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए आप लोगों के साथ। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। तो इस पीसी में है 5800X एंड 3060। अच्छा, उसके अलावा जैसे आप देख ही रहे सामने लियान ली का Q58 मिनी RTX केस। PSU के लिए यहाँ पे 750 वॉट की लियान ली की SFX पावर सप्लाई। यहाँ पे G-Skill Trident Z यूज की गई है 36 MHz 16 GB किट एंड जो मदरबोर्ड है वो है MSI का B550i गेमिंग एज। जो कूलर है वो है NZXT का X53। SSD के लिए यहाँ पे सिर्फ एक SSD है, हार्ड ड्राइव वगैरह कुछ नहीं है बिकॉज दैट मतलब मुझे लगता भी नहीं सेंस क्रिएट होता है इस टाइप की पीसी में। तो जो SSD है वो है XPG की S72 TB वर्जन। यस, बहुत ज़्यादा तेज ड्राइव है, बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइव है एंड वो 2 TB वाला वर्जन है। तो इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस दिस इज अ कंप्लीटली केपेबल सिस्टम। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ मिनी RTX सिस्टम्स के, बिकॉज जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था ये मेरा पहला मिनी RTX सिस्टम है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने नोटिस की जो मुझे लगता है फाइनल कस्टमर्स को भी नोटिस हो सकती है। दूसरी तरफ कंसिडर करें एक मिनी RTX सिस्टम बनाना, तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा आगाह करना चाहता हूँ आप लोगों को, खासकर इंडिया में, बिकॉज इंडिया की सिचुएशन अलग है कंपेयर टू यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट्स। सबसे पहले पॉजिटिव की बात करते हैं, वो है इसका साइज। जैसे आप देख ही रहे हैं कॉम्पैक्ट डायमेंशंस होने की वजह से आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ 3 फीट डेस्क, में इसको एक साइड रख रहा हूँ मेरे पास, लेकिन फिर भी मॉनिटर या माउस के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह है, मैं आराम से गेमिंग वगैरह कर सकता हूँ इस साइज के डेस्क पे भी। दूसरी तरफ ये पोर्टेबल भी हो सकते हैं डिपेंडिंग आप किस तरीके से इसको कन्फिगर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज पोर्टेबल, लेकिन इससे भी ज़्यादा छोटे केसेस बने हैं। स्पेस एंड पोर्टेबिलिटी इज अ वेरी गुड फैक्टर फॉर RTX पीसीज। दीज आर फन टू बिल्ड। मतलब अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो अगर आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, आपने अच्छी रिसर्च की है, तो इनको बनाने में मज़ा आता है बिकॉज आपको फिर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ये ज़्यादा एंगेजिंग होता है। मतलब बड़े पीसी का क्या है, आपने मदरबोर्ड केस रखा, मदरबोर्ड लगाया, केबल्स लगाई एंड पीसी टर्न हो गई। यहाँ पे आपको थोड़ी ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है, केबल कहाँ से निकाले, बिकॉज इतनी कम जगह होती है कुछ केसेस में कि आपका हाथ कहीं फंस जाएगा, आपकी उंगलियाँ फंस जाएगी, आपकी उंगलियाँ कट सकती है। रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है थोड़ा बहुत, वो जो एंगेजमेंट फैक्टर है ना वो बढ़ जाता है मिनी RTX पीसी के साथ। लेकिन अगर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर आपको इतनी टेंशन नहीं पालनी तो ये उसके लिए ठीक रहता है। एंड मेरे ख्याल से नेगेटिव्स की लिस्ट ज़्यादा लंबी है एंड ये सीधा डायरेक्टली कोरिलेट होते हैं पॉजिटिव्स के साथ। देखो जैसे मैंने बताया कि कंपैटिबिलिटी वगैरह नापनी ज़रूरी है, बिकॉज एक पर्टिकुलर मिनी RTX केस किसी हर कंपोनेंट को सपोर्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल ये सिर्फ एक 240 मिलीमीटर कूलर को सपोर्ट कर सकता है, 280 मिलीमीटर कूलर को सपोर्ट करता है, लेकिन विद रिस्ट्रिक्शंस के साथ। तो ऐसे कई छोटी छोटी चीज़ें एडअप हो जाती है और मतलब पार्ट्स की सिलेक्शन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है अगर आप है ना मिनी RTX पीसी बनाना चाहते हैं। ये छोटे केसेस होते हैं, छोटे पीसीज होते हैं, तो इसमें एक्सपेंशन का ऑप्शन कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लीजिए ना बहुत सारी SSDs लगानी है, तो यहाँ पे थोड़ी कमी हो सकती है। या फिर अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपको 10 GB है ना कार्ड्स लगाने हैं, या फिर कोई दूसरे किस्म का PCI कार्ड लगाना है, रिकॉर्डर कार्ड लगाना है, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं PCI में भी। तो उसमें उसके लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक PCI 16X स्लॉट होता है। ओवरऑल मदरबोर्ड वगैरह के भी जो IO वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती है, मतलब नंबर ऑफ पोर्ट सिलेक्शन वगैरह, फ्रंट पैनल पोर्ट्स वगैरह कुछ मदरबोर्ड्स में थोड़े कम होते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि अगर आपको पता है कि आप क्या करने वाले और आपका कोई प्लान नहीं है फ्यूचर में अपग्रेड करने का, देन इट्स फाइन। वैसे तो छोटी चीज़ सस्ती होनी चाहिए टेक्निकली, लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है इकोनॉमी ऑफ स्केल की, बिकॉज यहाँ पे मार्केट छोटी है RTX पीसीज की, तो इतने ज़्यादा लोग खरीद नहीं रहे, तो उसकी वजह से जो कंपोनेंट्स है उनके प्राइसेस थोड़े से नॉर्मली हाई होते हैं। केसेस आपके $300 $400 तक भी जा सकते हैं आराम से, कोई लिमिटेशन नहीं है। ये 12,000 रुपये का केस है। इसके अलावा कुछ ऑप्शन है जो 7,000 रुपये का, तो मिनिमम भी जो आपको खर्च करना पड़ेगा ना 7-8 हज़ार रुपये है RTX केसेस के लिए। फाइनली मान लीजिए आपको कोई अच्छा प्राइस मिल भी जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है अवेलेबिलिटी। इंडिया में नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर मिनी RTX केसेस इज वेरी लिमिटेड एंड जो अच्छे ऑप्शंस है वो आते भी तो बहुत कम स्टॉक में आते हैं, बहुत जल्दी स्टॉक से निकल जाते हैं। मदरबोर्ड्स वगैरह मिलते नहीं, SFX पावर सप्लाई आपको ढूंढ के नहीं मिलने वाले। लिमिटेड है अवेलेबिलिटी मिनी RTX की केसेस की, पीसीज की ओवरऑल, तो उनको बनाने में थोड़ी सी मेहनत जरूर लगती है। तो उसकी वजह से जो अवेलेबिलिटी है ना, तो वहाँ पे इस टाइप के कहना प्री बिल्ड पीसीज में थोड़ी सी ज़्यादा आसान हो जाती है, स्पेशली रिलेटेड टू समथिंग लाइक दिस। तो हमने बहुत ज़्यादा बात कर ली, मतलब इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही बात कर ली, हमने पीसी के बारे में बताया
नहीं। तो पहली चीज़ तो है, देखो ये प्री बिल्ड पीसी है, तो प्री बिल्ड पीसीज की ना टेस्टिंग कुछ जगह पे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, किस तरीके से पैकेज होता है। दूसरी चीज़ उसकी थर्मल परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है, पार्ट्स की मतलब जो कंपोनेंट सिलेक्शन वगैरह वो कैसी की गई है, या फिर है ना जो इंस्टॉलेशन वगैरह, केबल मैनेजमेंट वगैरह वो कैसी की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं पैकेजिंग की। जो इनका पैकेजिंग था, वैसा तो डब्बा बहुत बड़ा भेजा था इन्होंने, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि एक स्पेसिफिक मिनीएटिक्स पीसीज के लिए भी वो डब्बा जरूर बना रहे हैं। एंड ओवरऑल जो कंडीशन थी पैकेजिंग वगैरह को आपके सामने है, तो आप देख ही रहे कि किस तरीके से ना पैकेज का रोल वगैरह बहुत ज़्यादा बबल रैप वगैरह डाला हुआ था, ये डाला हुआ था। वैसे मिनीएटिक्स पीसीज में थोड़ा चांस कम होता है, बिकॉज इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है ना, चीज़ें का हिलने का चांस कम होता है, लेकिन फिर भी हमेशा एक सेफ्टी नेट जरूरी रहता है। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने कुछ छोटी मोटी चीज़ें नोटिस की, मैंने प्रॉपर नोट्स बना रखे, तो मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। बिकॉज ये प्री बिल्ड पीसी है, तो ज़रूरी है कि जो पीसी बना के भेजे उससे पहले टेस्टिंग करके भेजे। एंड उनसे मैंने पूछा कि इसकी भी की थी, तो उन्होंने बताया था कि इसकी नहीं की गई थी, बिकॉज ये रिटेल रिव्यू सैम्पल था और सिर्फ इसको मतलब आधे दिन में बना के मुझे शिप करना था, तो अनफॉर्चुनेटली इसकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो पाई। लेकिन अगर आप लोग ऑर्डर करते तो उनके पास एक प्रॉपर चेकलिस्ट होती है जो आपके सामने शो हो रही है, तो हर पीसीज के लिए आपको मिलती है, तो दैट्स अ गुड थिंग। थोड़ा बता दो क्या क्या प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे एक चीज़ हो रखी थी कि फैन कनेक्टर्स जो थे वो पंप हेडर पे लगाए गए थे, जो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा बेसिक एलिमेंट्री मिस्टेक है। जो दोनों फैंस थे वो कनेक्टेड थे केस के हब से, और जो केस का हब था वो कनेक्टर था पंप हेडर से। अब इसकी वजह से क्या हो रहा था, बाय डिफॉल्ट पंप हेडर हमेशा फुल स्पीड पे चलता है, एंड जो मेरे फैंस थे वो बहुत ज़्यादा लाउड हो रखे थे, वो एक इन्होंने मिस्टेक की। दूसरी चीज़, इन्होंने एक प्लास्टिक फिल्म है ना मदरबोर्ड के पीछे छोड़ दी। सच में तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर मदरबोर्ड है ये थोड़ा स्पेशल मदरबोर्ड है, इसका जो केस का ब्रैकेट वगैरह है तो वो भी थोड़ा अलग है, बिकॉज यहाँ पे एक्स्ट्रा कनेक्टर्स वगैरह है। तो मुझे लगा वो जो प्रोटेक्टिव फिल्म थी वो उसको बचाने के लिए थी, लेकिन फिर मैंने बाद में थोड़ा बहुत सर्च किया, नहीं वो एक्चुअली निकाल सकते हैं उस फिल्म को, उसमें कोई चक्कर नहीं है, लेकिन उन्होंने निकाली नहीं थी। फॉर्चुनेटली उसकी वजह से कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा था परफॉर्मेंस वगैरह पे, टेम्परेचर्स वगैरह पे, लेकिन दैट वाज डेफिनेटली थिंग जो मैं जरूर चाहता कि वो मतलब करेक्ट करते, वो फिल्म निकाल के भेजना चाहिए था उनको। तीसरी चीज़, जो उन्होंने जीपीयू इंस्टॉल किया है वहाँ पे सिर्फ एक स्क्रू इंस्टॉल किया था। ये डुअल स्लॉट जीपीयू है, तो यहाँ पे 2 स्क्रूज होना चाहिए था टेक्निकली, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक स्क्रू था। अब जिस तरीके की ओरिएंटेशन है, यहाँ पे कम जोर पड़ता है ग्राफिक्स कार्ड पे, कम डेंजर होता है मतलब स्विंग होने का, लेकिन फिर भी 2 स्क्रूज आई स्टिल थिंक अगर 2 स्क्रूज की जगह है तो 2 स्क्रूज होने चाहिए, रिस्क फैक्टर 0 करना चाहिए, तो वो एक जरूर मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न था। और लास्ट में हम लोग बात करते हैं थर्मल परफॉर्मेंस की, एंड थर्मल परफॉर्मेंस थोड़ा सा कंसर्निंग था एक जगह पे मेरे लिए, बिकॉज जो इसके सीपीयू टेम्परेचर थे ना आउट ऑफ द बॉक्स वाइल फुल AVX काइंड ऑफ लोड्स, जैसे सिनेबेंच हो गया या फिर ब्लेंडर हो गया या फिर कोई भी रेंडरिंग ऑप्शन वगैरह हो गया, तो वहाँ पे इसके जो टेम्परेचर्स थे वो 90 डिग्रीज तक जा रहे थे। 90 डिग्रीज थ्रॉटल नहीं कर रहा था, मैंने इसको आधे घंटे रन किया, आइडियल टेम्परेचर्स भी नहीं होने चाहिए मेरे ख्याल से। एंड उसका मेन रीजन जो है वो है फैन की लिमिटेशन या फिर कूलर की लिमिटेशन, बिकॉज जो 5800X ना वो ठंडी चिप नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ वेरी इजी टू कूल चिप, ये गर्म हो सकती है बिकॉज ऑफ द केस डिजाइन। इसको जो पुल है उसको एयर पुल करनी पड़ी है। अब जीपीयू की एयर भी गर्म हो रही है, जो मदरबोर्ड के VRM टेम्परेचर्स वगैरह वो भी गर्म हो रहे हैं, तो सारी गर्म हवा वो ऊपर की तरफ पुल करके एग्जॉस्ट करे, तो उसकी वजह से भी टेम्परेचर ज़्यादा है। अब यहाँ पे कंसर्न ये है कि अभी एम्बिएंट टेम्परेचर 23 डिग्री है, जो बहुत ज़्यादा मतलब कूल कहूँगा मैं इंडिया के हिसाब से। अगर ये समर्स में होता ये डेफिनेटली टेम्परेचर्स आराम से 95 तक जा सकते थे, तो जो प्रॉब्लमेटिक होगा, आराम से प्रॉब्लमेटिक होगा। तो अगर आप ये पीसी यूज़ करें तो AC ज़रूरी होगा मेरे ख्याल से। गेमिंग वगैरह नॉर्मल ब्राउजिंग वगैरह में आपको कभी ज़्यादा टेम्परेचर्स नहीं मिलेंगे, नॉर्मल 50-40 में रहे थे टेम्परेचर्स मेरे, लेकिन एंड दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, ये हर जगह की प्रॉब्लम, मतलब हर टाइप की मिनीएटिक्स केस की प्रॉब्लम है, उनके कूलिंग के साथ हमेशा प्रॉब्लम रहती है, एंड बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आप किस टाइप का केस यूज़ करते हो, किस टाइप का फैन यूज़ करते हो। दिस केस इज केपेबल ऑफ कूलिंग वेल इनफ, लेकिन जिस टाइप का डिज़ाइन है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हो सकता है। वैसे इन्होंने थर्मल पेस्ट वगैरह मैंने चेक की थी, थर्मल पेस्ट एप्लीकेशन वगैरह कैसी है, तो उन्होंने जैसे आप देख रहे हो वो काफ़ी अच्छी थी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्प्रेड आउट था। मुझे एक्जैक्टली पता तो नहीं कौन सा थर्मल पेस्ट उन्होंने यूज़ किया, लेकिन जो भी था इट वॉज स्प्रेड आउट नाइसली, तो वो ठीक था। अदरवाइज द परफॉर्मेंस इज फाइन, लेकिन ज़रूर है ना इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। SMC इंटरनेशनल की जो सपोर्ट वगैरह वो 1 साल की वारंटी के आती है ऑन टेक्निकल टर्म्स, मतलब अगर आपके पीसी का कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है 1 साल की उनकी पर्सनल वारंटी है। कॉम्पोनेंट्स की हर कॉम्पोनेंट की अलग से वारंटी है, वो बिल्कुल अलग सेपरेट चीज़ है। कभी कुछ भी प्रॉब्लम आप उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, वो वीडियो कॉल्स पे आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कभी कभी मे भी पॉसिबल हो कि आपको पूरा पीसी उनको शिप करना पड़े। एंड देयर इज ऑल्सो DOA पॉलिसी, मतलब डेड ऑन अराइवल, कि अगर आपका पीसी बॉक्स से निकालते ही प्रॉब्लमेटिक है, मतलब आपको वीडियो भेजनी पड़ेगी अनबॉक्सिंग की, तो अगर आपका पीसी प्रॉब्लमेटिक है निकालते ही बॉक्स वगैरह से, तो वो है ना उनके पास प्रॉपर पॉलिसी, वो पीसी पूरा का पूरा पिकअप कराएंगे या फिर है ना पर्टिकुलर पार्ट पूरा चेंज करके अगर पॉसिबल होगा तो वो कर सके दे सकते हैं। लेकिन मैं सच बताऊँ मैं भी
वारंटी ट्यूटोरियल वगैरह नहीं देने वाला आपको यहाँ पे, बिकॉज दैट विल बी बेटर कि आप उनकी वेबसाइट जाके चेक करो, तो वहाँ पे सारा आपके पास ऑप्शन वगैरह कन्फिगरेशन वगैरह वहाँ पे चेक कर लेना। केबल मैनेजमेंट की बात करते हैं। केबल मैनेजमेंट आप लोगों को पता है कि मैं केबल मैनेजमेंट वगैरह में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करता हूँ, एंड फॉर्चुनेटली उन्होंने जो केबल मैनेजमेंट की थी वो बहुत ज़्यादा क्लीन की थी, वायर्स वगैरह लगाई थी, सब कुछ बढ़िया किया था काम। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो उनकी रन्स थे ना वो थोड़े ज़्यादा और स्ट्रीमलाइन हो सकते थे। इन्होंने छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो चीज़ें सामने होनी चाहिए थी या इस तरीके से होनी चाहिए थी कि वो एक्सेसिबल रहे हर बार, चाहे कस्टमर कभी खोले भी ना इस पीसी को, लेकिन फिर भी थोड़ी है ना एक्सेसिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए थी। मेरे से ज़्यादा अच्छा क्लीन काम किया था जो आप केबल मैनेजमेंट अभी देख रहे हो, उससे ज़्यादा अच्छा काम किया था, लेकिन वो एक्सेसिबल इतना ज़्यादा नहीं था। द टॉपिक की क्या आपको ऐसे प्री बिल्ड पीसीज कंसिडर करने भी चाहिए कि नहीं। देखो, सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट होता है ना फॉर प्री बिल्ड पीसीज, तो वो होता है सेव्स टाइम। तो इस टाइप में प्री बिल्ड पीसीज का एक बेनिफिट होता है, आपने एक जगह पे ऑर्डर किया, सारा सामान वहीं से आएगा, जो भी आपको डिलीवरी डेट दी गई है उसके अकॉर्डिंगली आपको मिल जाता है सामान। तो वो एक मतलब थोड़ा सा टाइम सेविंग जरूर हो जाता है, खासकर जब बहुत ज़्यादा मल्टीपल सिस्टम्स बनाने जाते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि जो क्लिक एंड ऑर्डर वाला सिस्टम है कि भाई जैसे मैंने अभी बताया, आपने आप एक जगह गए, क्लिक किया, ऑर्डर किया, डन। कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं कि है ना, मतलब कहाँ से मुझे पार्ट सस्ता मिलेगा, आपको ट्रैवल का कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, आप है ना जाके क्लिक करते हैं ना, आपका सामान घर पे पहुंच जाता है। तो वो कन्वीनियंस फैक्टर है ना प्री बिल्ड का, वो थोड़ा सा बेनिफिशियल ज़रूर रहता है। एंड तीसरा प्रो जो अभी खासकर जो अभी की सिचुएशन है ना, उसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है कि अभी जो मार्केट कंडीशंस है उसमें इंडिविजुअल पार्ट्स लेना ना बहुत महंगा है। आपको ग्राफिक्स कार्ड्स वगैरह में या फिर कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट से प्राइसेस ज़्यादा मिलेंगे। उस कंडीशन में इस टाइप के पीसी का बेनिफिट ज़रूर दिखता है, बिकॉज सिस्टम इंटीग्रेटर्स जो होता है ना, प्री बिल्ड कस्टम पीसी बिल्डर्स वगैरह, तो उनके पास क्या होता है ना कि बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम उनको ज़्यादा सस्ते में मिलता है सामान, तो वो सस्ते की डील आपको कस्टमर को थोड़ा सा प्रॉफिट वगैरह अपना रखने के बाद है ना ज़रूर मिल सकता है। बिकॉज मैंने इस पीसी का पार्ट चेक किया था, इंडिविजुअल में अगर लेता तब भी मुझे ऑलमोस्ट उतने का ही पड़ता, एंड यहाँ पे प्री बिल्ड चार्जेस वगैरह सब कुछ लगा के भी मुझे उससे शायद 2-3 हज़ार रुपये सस्ते में ही मिल रहा था। एंड अवेलेबिलिटी तो अलग ही सीन है। अब इसके उलट बात करते हैं क्या आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप एक प्री बिल्ड पीसी कंसिडर करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो है कस्टमाइजेशन। देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप एक प्री बिल्ड पीसी ऑर्डर कर रहे हो तो आप कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपके पास थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं, चाहे इन टर्म्स ऑफ लुक्स हो गए, चाहे इन टर्म्स ऑफ पार्ट सिलेक्शन हो गए, या फिर आपके पास कुछ बहुत ही स्पेसिफिक अगर कोई नीड है उसके अकॉर्डिंगली। मे बी आपको ना एक हैक एंड डॉश सिस्टम बनाना है। अब हैक एंड डॉश सिस्टम क्या होता है कि वो ऑब्वियसली प्री बिल्ड वगैरह नहीं मिल सकता आपको, बिकॉज टेक्निकली वो इलीगल होता है। फॉर एग्जांपल, आपको ऐसा पीसी चाहिए जो पूरी तरह पिंक हो, जो कन्वीनियंस आपको मिलेगी अपने पार्ट सेलेक्ट करने में, तो वो चीज़ आपको किसी भी प्री बिल्ड सिस्टम में नहीं मिलने वाली। सेकंड पॉइंट है कॉस्ट। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे मैंने अभी बताया कि इस टाइप की सिचुएशन में क्या है कि प्री बिल्ड पीसीज लेना थोड़ा सेंसिबल बनता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा नहीं होता। प्री बिल्ड पीसीज में हमेशा मार्जिन रहता है, लेबर का चार्जेस रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा। उस केस में जो आपको फाइनल प्राइस है ना हमेशा थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। स्पेशलाइज्ड पीसीज के लिए मैं सच बताऊं, लास्ट में जाके कॉस्ट इतना भी ज्यादा डिफरेंस नहीं, पहले बहुत होता था, आजकल थोड़ा कम हो गया। एंड तीसरा मेरे ख्याल से सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है प्री बिल्ड पीसीज का कि इट लैक्स द फन फैक्टर ऑफ बिल्डिंग द पीसी योरसेल्फ। जो DIY वाला एलिमेंट होता है ना कस्टम पीसी बिल्डिंग का, वो गायब हो जाता है, बिकॉज आप कुछ नहीं करें, थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं असेंबल करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा वो फ्रूटफुल रहता है। मतलब जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना अपना पीसी बनाने के बाद, तो वो बहुत मज़ेदार होता है, खासकर इस टाइप का पीसी बनाने के बाद जो छोटा है, अलग है, कॉम्पैक्ट है, दिखने में मतलब यूनिक लगता है। ये बस छोटे छोटे मेरे कुछ थॉट्स थे प्री बिल्ड वर्सेस कस्टम पीसीज का। कोई बुराई नहीं होती प्री बिल्ड पीसीज खरीदने में, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप रिसर्च की चिंता नहीं करना चाहते, बस आपको प्लग एंड प्ले लगाना है और आप उसके लिए 2-3 हज़ार 4-5 हज़ार एक्स्ट्रा रुपये खर्च कर सकते हैं, देन येस यू कैन डेफिनेटली कंसिडर अ प्री बिल्ड पीसी। एक चीज़ मैं बताना भूल गया स्टार्टिंग में, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, दिस इज नॉट अ पेड वीडियो। उन्होंने मुझे सिस्टम भेजा, मैंने चेक किया, मैंने उनको फीडबैक देना था, मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई मत ये बोलना कि मुझे स्पॉन्सर दिया इसलिए मैं वेबसाइट प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इनके बाकी पीसीज भी ऑप्शंस अवेलेबल है। फ्रेया सीरीज बेसिकली इनकी ITX सीरीज है, यहाँ पे मेरे ख्याल से H1 अवेलेबल है और 1-2 ऑप्शंस और अवेलेबल, मुझे याद नहीं कौन कौन से आपके सामने शो रहे हैं। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस विद माई फर्स्ट ITX PC एंड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहा, मुझे थोड़ी बहुत सिर खपाई करनी पड़ी मुझको। अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस है इस पीसी से रिलेटेड या ऐसे मिनी ITX वगैरह से रिलेटेड या प्री बिल्ड से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहे, अब क्या कर लोगे, डिसलाइक तो कर नहीं सकते, जाओ जो करना है करो भाई। मैं हम लोग आपको अगली बार टिल देन